के सामने अब आ गया है। कांग्रेस और उसके साथी भारत में दो प्रधानमंत्री चाहते हैं, एक दिल्ली में और दूसरा जम्मू कश्मीर में। मैं जरा नांदेड़ के मेरे भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के महागठबंधन के साथी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला खुलेआम कह रहे हैं कि देश में दो प्रधानमंत्री होने हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये मंजूर है? आवाज कश्मीर तक जानी चाहिए। क्या आपको ये मंजूर है? आपको ये मंजूर है? कांग्रेस जम्मू कश्मीर से आफ्का का कानून हटाएगी ताकि आतंकियों के सामने हमारे जवान लाचार हो जाए, वो झूठे केसों में उलझ जाए। क्या कांग्रेस का ये वादा आपको स्वीकार है? क्या किसी हिंदुस्तानी को स्वीकार हो सकता है? देश का कोई वीर जवान इसको स्वीकार कर सकता है? कांग्रेस पाकिस्तान से पैसे लेकर देश में अलगाव पैदा करने वालों से बातचीत करना चाहती है। क्या ऐसी बातचीत आपको मंजूर है? क्या कांग्रेस पाप कर रही है कि नहीं कर रही है? कांग्रेस भारत के टुकड़े टुकड़े चाहने वाले देशद्रोहियों से जुड़े कानून को हटाकर उनको खुला लाइसेंस देना चाहती है। क्या नांदेड़ को, महाराष्ट्र को ये देशद्रोह का कानून हटाना मंजूर है? क्या मंजूर है? क्या भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने जो ये डकोसला पत्र बनाया है, इसकी नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इन्होंने देश के वीर जवानों के सामने सवाल उठाए थे, जब एयर स्ट्राइक के इन्होंने सबूत मांगे थे, जब 21 पार्टियों की महामिलावट ने मोदी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। साथियों, ये अजब स्थिति है। आज देश में जो हालात है, चाहे वो कश्मीर के हालात हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, अलगाववाद हो, ये आग कांग्रेस की लगाई हुई आग है। एनडीए की सरकार उसको बुझाने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी उस आग को और भड़काने के लिए साजिशें रच रहे हैं। साथियों, आतंकवादी नहीं, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और उसे पालने पोसने वाली भी कांग्रेस ही रही है। विशेष तौर पर सेना से जुड़े, देश की सुरक्षा से जुड़े काम में मिलने वाली दलाली को इनको खासी पसंद है। जितना बड़ा सौदा उतनी ज्यादा मलाई। जीप घोटाले से लेकर, बॉफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर की दलाली तक इन्होंने बहुत खूब झंडे गाड़े हैं। भाई और बहनों, इटली के जिस मिशेल मामा को
नामदारों ने भगा दिया था, उसको और उसके दूसरे साथियों को ये चौकीदार दुबई से उठाकर लाया है। अब कोर्ट में जो आरोप पत्र दायर किया गया है, उसमें उसने साफ साफ बताया है कि हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई। सोचिए, एक परिवार, एक बेटा, एक दरबारी, तमाम राजदार और एक मामा। भाइयों और बहनों, 2014 में आपके एक वोट ने इन सबको कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। अब 2019 में आपका एक और वोट उन्हें असली जगह पर पहुंचाएगा, वहां पहुंचाएगा जहां आप इन भ्रष्टाचारियों को देखना चाहते हैं। आने वाले समय में देश का बरसों पुराना इंतजार खत्म होने वाला है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के कारनामे पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे ही रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार ही कांग्रेस में विरासत है। आज नामदार परिवार जमानत पर बाहर है और कई पूर्व मंत्री कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही कारनामों के चलते कांग्रेस पिछली बार 44 सीटों पर पहुंची और इस बार संकट और गंभीर है उनके लिए। साथियों, ये पहली बार देख रहा हूं कि 5 वर्ष बाद भी जनता में विपक्ष के प्रति, कांग्रेस के प्रति, एनसी के प्रति, शरद पवार की पार्टी के प्रति उनका जो गुस्सा है, वो गुस्सा जरा भी कम नहीं हो रहा है। इस गुस्से ने कांग्रेस में अफरा तफरी मचा दी है। हालात ये है कि कांग्रेस के नामदार ने माइक्रोस्कोप लेकर भारत में एक ऐसी सीट खोजी है जहां पर वो मुकाबला करने की ताकत रख सके। सीट भी ऐसी जहां पर देश की मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है। मुकाबला भी ऐसा जहां जाते ही विरोधी दल को कह दिया कि मैं आपके विरोध में कुछ नहीं कहूंगा, मैं अभी नांदेड़ में हूं, लेकिन अमेठी के लोगों से कहूंगा कि इसे याद रखे, अपना ये अपमान भी याद रखे। साथियों, ये जो नई सीट नामदार ने खोजी है, वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये उन तस्वीरों से पता चलता है। सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। जब नामदार वहां की सड़कों पर निकले थे, आपने वो तस्वीरें देखी है क्या? सोशल मीडिया में देखा है ना? कांग्रेस का झंडा किस कोने में है ढूंढना पड़ता था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जुलूस और कांग्रेस का झंडा खोजना पड़ता था। ये हाल है कांग्रेस का। साथियों, कांग्रेस की हालत टाइटैनिक जहाज की तरह है। ये हर एक नए दिन के साथ डूबती ही जा रही है। कांग्रेस के साथ जो जो इस जहाज में बैठा था,
वो एनसीपी की तरह या तो खुद भी डूब रहा है या उठ करके जान बचाने के लिए भाग रहा है। जो आपके पड़ोस में हिंगोली से कांग्रेस सांसद महोदय हैं, वे भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। शरद पवार जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके सिपा सालार प्रफुल्ल पटेल भी चुनाव से भाग चुके हैं। साथियों, ये सभी महानुभाव एक एक करके मैदान छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके पास जितनी संख्या में विधायक है उससे ज्यादा तो गुट बने हुए हैं। सब आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। जब इस तरह की महामिलावट हो तो क्या ये दल महाराष्ट्र का भला कर पाएंगे? वो अपने विकास की सोचेंगे या फिर महाराष्ट्र के विकास की? यहां महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है? पता है? इस तरह के घोटालों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है। एक ऐसा कानून जिसकी वजह से घर खरीदने वालों की कमाई सुरक्षित हुई है, उनकी बचत सुरक्षित हुई है। देश भर में हजारों प्रोजेक्ट अब रेरा कानून से रजिस्टर्ड है और पहले जिस तरह से काले धन का खेल होता था वो भी कम हुआ है। इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है मध्यम वर्ग को, नौजवानों को। साथियों, एनडीए सरकार ने 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स जीरो करने का जो निर्णय लिया है वो भी नौजवानों के लिए बड़े फायदे लेकर आया है। घर खर्च के लिए, अपने कार्यों के लिए अब उनके पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं। लेकिन मैं देश के नौजवानों को, मध्यम वर्ग को कांग्रेस की साजिश से फिर से आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो देश के मध्यम वर्ग को स्वार्थी मानते हैं, लालची मानते हैं। इसलिए वो मध्यम वर्ग पर टैक्स का बड़ा बोझ डालने का इरादा रखती है। इतना टैक्स कि मध्यम वर्ग की कमर टूट जाए। भाइयों बहनों, आज मैं अनुभव से कह सकता हूं, अगर देश को चलाने में सबसे बड़ी ताकत कहीं से मिलती है तो मध्यम वर्गीय परिवारों से मिलती है। वो कायदे कानून का पालन करते हैं, वे सरकारी खजाने में अपने से जो भी बचता है देते हैं और इसी से देश चलता है। ये कांग्रेस पार्टी मध्यम वर्ग को अपना दुश्मन मानती है। आप हैरान हो जाएंगे, अभी कांग्रेस का एक ढकोसला पत्र आया है, 50-55 पन्नों का ढकोसला पत्र आया है। आने वाले 5 साल में उनके क्या मंसूबे हैं उसका सारा उसमें लिखान है। पूरे मैनिफेस्टो में, उनके पूरे ढकोसला पत्र में एक बार भी मध्यम वर्ग शब्द नहीं है। भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को आप माफ कर सकते हैं क्या? इसलिए
कांग्रेस से सतर्क रहिए, चौकीदार की तरह चौकन्ने रहिए। साथियों, कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो एक पैटर्न दिखाई देती है। जब भी ये पार्टी संकट में आती है तब झूठे वादों का एक पिटारा खोल देती है और बाद में गजनी बन जाती है। आपको गजनी फिल्म याद है ना? 2009 में इन्होंने कहा कि किसानों के घर पर आकर समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाएगा। अरे घर तो छोड़िए, मंडी में भी वो अनाज नहीं खरीद पाए। ये बीजेपी, शिवसेना, एनडीए की सरकार है जिसने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा पूरा किया। ये एनडीए की सरकार है जिसने देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए सीधे जमा कराने का काम शुरू किया है। साथियों, ये कांग्रेस वाले हर ढकोसला पत्र में किसान को सिंचाई से जोड़ने का वादा करते हैं, लेकिन इनकी लटकाई 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हमारी सरकार तेजी से पूरा कर रही है। इन्होंने गरीबों को आरक्षण देने का भी वादा किया था, लेकिन उसके बाद फिर गजनी हो गए। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का काम किया तो ये चौकीदार ने किया, वो भी बाकी किसी भी वर्ग का हक छीने बिना, कोई भी छेड़छाड़ किए बिना, किसी के हक को छुए बिना, सारे समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाए रखते हुए इतना बड़ा फैसला हमने कर लिया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए ही काम करती है और चौकीदार की सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए काम करती है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस नहीं कर पाई। आपके चौकीदार की सरकार ने उस काम को भी पूरा किया। इसी तरह बंजारा समाज को कभी कांग्रेस ने याद नहीं किया। एनडीए की महायुति की सरकार ने ही इस वर्ष के बजट में गुमंतु समुदाय के लिए पहली बार वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला किया है। साथियों, कांग्रेस और ये महामिलावटी अपने स्वार्थ के लिए जाति, पंथ और संप्रदाय कोई भी खेल खेल लेते हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान सिर्फ वोट के लिए उन्होंने लिंगायत समाज के साथ क्या किया, ये हम भूले नहीं है। पवित्र करतारपुर साहिब कॉरिडोर के साथ इन्होंने क्या सियासत की, ये भी आप भली भांति जानते हैं। बंटवारे के समय अगर कांग्रेस चाहती तो हमारे गुरुओं की धरोहर करतारपुर साहिब हमारे पास ही रह सकता था, लेकिन सिर्फ 3-4 किलोमीटर की ही दूरी से गुरु साहिब के पवित्र स्थान को इन्होंने दूर कर दिया। तब अगर कांग्रेस की नीति सही रहती तो आज पाकिस्तान में करतारपुर साहिब न होता और न ही पाकिस्तान को ये खेल खेलने का मौका मिलता। इसी तरह नांदेड़ और अमृतसर साहिब से सीधी हवाई मार्ग से जोड़ने की याद भी कांग्रेस एनसीपी की सरकारों को कभी नहीं आई। और एनसीपी के नेता तो एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री उनके यहां हुआ करते थे, लेकिन न कभी उनको नांदेड़ साहब और अमृतसर साहब को जोड़ने की इच्छा हुई। उड़ान योजना के जरिए ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। किसानों से 15 गुना दाल की खरीद हो या प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से यहां के कामगारों को पेंशन सुरक्षा,
कांग्रेस एनसीपी की सरकारों ने कभी नहीं सोचा। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, ये भी हमारी सरकार का सौभाग्य रहा कि उसे गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व को देश और दुनिया में भव्य तरीके से मनाने का अवसर मिला। इसी तरह इस वर्ष गुरु नानक देव जी के 550वीं जन्म जयंती को भी हमने दुनिया भर में धूमधाम से मनाने की तैयारी की। साथियों, देश की आस्था, देश की संस्कृति के संरक्षण और सम्मान के प्रति एनडीए की सरकार ये चौकीदार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2014 में आपके वोट के कारण हम दशकों पुराने गड्ढों को भर पाए। 2019 में आपके वोट से विकास का हाईवे बनेगा। 2014 में आपके वोट के कारण पुराने भारत के काम करने के तौर तरीकों में बदलाव आया। 2019 में आपके वोट से हम एक नया भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। 2014 में आपके वोट से डिजिटल इंडिया से आपके जीवन को आसान बनाया। 2019 में आपके वोट से डिजिटल इंडिया हमारे मेक इन इंडिया और रोजगार निर्माण का मजबूत आधार बनेगा। 2014 में आपके वोट के कारण आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिला। 2019 में आपका वोट आतंकवाद को खत्म करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आने वाली 18 अप्रैल को कमल के फूल के सामने बटन दबाकर आप इस चौकीदार को और मजबूत करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब कमल के फूल पर बटन दबाएंगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है। आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज अब इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलेंगे। मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार। मैं भी। गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें, घर घर में, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी भी, छात्र छात्राएं भी, भाइयों बहनों, सारा देश चौकीदार, 125 करोड़ देशवासी चौकीदार। भारतीय जनता पार्टी और हमारी महायुति को विजयी बनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोकसभा क्षेत्रातून आलेल्या मतदार बंधू भगिनींचे मी या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने नांदेड मधली प्रचार सभा आपण पाहिली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नांदेडमधून काँग्रेसवरती टीकास्त्र सोडलेलं आहे आणि काँग्रेसला मध्यमवर्गीयांचं काहीही पडलेलं नाही अशा शब्दात मोदींनी काँग्रेसवर टीका केली आहे। तर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये मध्यम वर्गासंदर्भामध्ये कोणताही उल्लेख नसल्याचं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे। तर शरद पवार यांच्यावर देखील त्यांनी नांदेडमधून टीकास्त्र सोडलेलं आहे।